हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और प्रिपरेशन जोरों शोरों पे होगा। हम लोग का जो केबीसी नैनो पब्लिकेशन है या एक मार्केट में काफी दिनों से किताब आप देख रहे होंगे, मानचित्रों द्वारा भारत का भूगोल। लंबे समय से मार्केट में आपको दिखाई पड़ रहा होगा, मानचित्रों द्वारा भारत का भूगोल का अध्ययन। या बहुत स्पेशलाइज तरीके से जो मेन इसके ज्योग्राफी के जो जानकार लोग हैं उसके टीम के द्वारा इसको लिखवाया गया था। तो केबीसी नैनो के टीम टीम के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि किताब मार्केट में तो है ही, लेकिन सारे स्टूडेंटों को क्यों न गांव गांव घर घर तक क्या हो कि भूगोल के बारे में आपको जो एग्जाम के दृष्टिकोण से जरूरी है उसे भारत के भूगोल को मानचित्र पर पढ़ा दिया जाए। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि चलिए ठीक है, एक भूगोल को अच्छे डायमेंशन में बताया जाए। तो उम्मीद करूंगा कि यह जो पहला चैप्टर है, भारत क्षेत्रीय परिषद, इंडियन जोनल काउंसिल, यहां से हम लोग चैप्टर की शुरुआत होता है। तो आप सबको पता है भारत के नाम के बारे में कि भारत को आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया इत्यादि नामों से जाना जाता है और इसकी राजधानी दिल्ली है, यह भी आपको पता है। अब आपसे कोई पूछ दे कि भाई भारत की विश्व स्तर पर, विश्व में, विश्व का मानचित्र को जब आप देखेंगे तो इसका भौगोलिक स्थिति, लोकेशन कहाँ पे है, तो बताना है कि सर देखिए, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में, नॉर्थ आपको पता ही होगा, साउथ और ईस्ट और वेस्ट। तो जब आप देखेंगे भारत को तो भारत आपको इसी जगह आपको दिखाई पड़ेगा। भारत जो है आपको उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में दिखाई पड़ेगा। तो यह एक डाटा आपके लिए जानकारी का चीज था। यह दूसरा कि अगर आप और अंदर जाके देखेंगे तो एक क्वेश्चन बार बार यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बिहार ने पूछा है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। या तो अप्लाई पूछा है या फैक्चुअल पूछा है, दो ही कंडीशन में भूगोल में दिखाई पड़ेगा। तो जब आपसे कोई पूछे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, अक्षांशीय, तो अक्षांशीय रेखा आप पहले ध्यान रखना है कि ग्लोब को जब आप देखेंगे तो 0 डिग्री के पैरेलल, ठीक है, क्षैतिज रेखाएं जो खींचा जाता है और ये कोणीय दूरी पे मापा जाता है, अक्षांश रेखाएं। ध्यान रखना है, जब हम चर्चा करेंगे आगे चल के अक्षांश और देशांतर भी बताएंगे आपको, लेकिन अभी आपको दिखाई देगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है। तो पहला कि 0 डिग्री से हम लोग ध्यान रखते हैं, उसी के पैरेलल मतलब क्षैतिज रेखा, काल्पनिक रेखा है जो खींचा हुआ ग्लोब में काल्पनिक रेखा जो देखते हैं उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। तो भारत में अक्षांश है कितना पे, तो अक्षांशीय विस्तार आप दिखाई पड़ेगा। कि आपको एक चीज और बताएंगे कि डिग्री को मिनट और सेकेंड में हम लोग डिवाइड करने का काम करते हैं। तो 8 डिग्री, आप 8 डिग्री 4 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 8 4 उत्तरी अक्षांश डिग्री से लेकर 33 डिग्री 6 सेकेंड का जो टाइम है, यहां पे उत्तरी अक्षांश में भारत का अक्षांशीय विस्तार आप देख पाए। एक दूसरा कि देशांतरीय विस्तार आपको बताना है कि देशांतरीय विस्तार, तो देशांतरीय विस्तार जो है आपको ग्रीनविच मीन टाइम, आप देखेंगे ग्रीनविच टाइम को निर्धारित किया गया है देशांतरीय विस्तार। तो ऐसा दिखाई पड़ेगा आपका लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल आपको देख पाएंगे, ठीक है। तो यह आपको क्या होगा कि देशांतरीय विस्तार में आप देखें कि देशांतरीय, तो यह पूर्वी देशांतर में है। भारत किस देशांतर में? पूर्वी देशांतर में। तो है कितना? 38 डिग्री 7 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 सेकेंड के पूर्वी देशांतर में आप दिखाई पड़ेगा। अब आया कि भौगोलिक विस्तार का लंबाई चौड़ाई देखते हैं। तो भारत का, इसका उत्तर से दक्षिण अगर आपको चलना होगा, उत्तर से दक्षिण भारत को आप देखेंगे तो 3214 किलोमीटर इसकी उत्तर से दक्षिण तक की दूरी दिखाई पड़ेगा। पूरब से पश्चिम देखेंगे तो 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर आप देख पाएंगे, यह भी आपको दिखाई पड़ेगा। अब आया कि अब पूछ दे कि भाई टोटल इसका सीमा, स्थलीय सीमा कितना किलोमीटर है, तो इसमें जलीय इंक्लूड होगा। तो बताइएगा कि 15,106.7 किलोमीटर है, 15,106.7 किलोमीटर स्थलीय सीमा है, यह ध्यान रखने की जरूरी है। दूसरा, कोई पूछ दे कि भाई जलीय सीमा कितना है, तो बताना है कि सर 7500, यानी ऐसे भी कह सकते हैं 7516.6 किलोमीटर, यह आपको जलीय सीमा है। एक चीज और देखिएगा, जो यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी या वनडे एग्जाम में
इसका जल क्षेत्र पूछेगा, जलीय सीमा से रिलेटेड जोड़कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रादेशिक जल सीमा पूछे कि प्रादेशिक जल सीमा का क्या मायने होता है। तो आधार जो इसका तटीय रेखा है, आधार तट के क्षेत्र से 12 किलोमीटर, जलीय सीमा पूछ रहा है तो 12 किलोमीटर तक अंदर, 12 किलोमीटर समुद्री मील, 12 समुद्री मील तक आपको प्रादेशिक जलीय सीमा बता देना है। इसके बाद संलग्न क्षेत्र, अगर आपसे पूछ दिया जाए संलग्न क्षेत्र तो बताना है कि आधार रेखा से 24 समुद्री मील संलग्न क्षेत्र पूछे तो आधार रेखा से 24 समुद्री मील। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इकोनॉमिक जोन आपको दिखाई पड़ेगा आधार रेखा से 200 समुद्री मील। यहां अगर यहां पे बता देना है, यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। साथ में जलवायु पूछेगा तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में हम लोग पढ़ते हैं, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में। और जो विश्व का मानचित्र देख रहे हैं ग्लोब, तो ग्लोब के टोटल क्षेत्रफल का हमारे पास जो एरिया है 2.4% हम लोग है, बहुत कम एरिया लिए हुए हैं। इसमें अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिएगा तो हम दुनिया के 7वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो दुनिया के 7वां बड़ा क्षेत्रफल है, लेकिन जनसंख्या हमारे यहाँ 2.4 में ही 17.5 17% आबादी भारत में रहने का काम करता है। यह भी ध्यान रखिएगा 17.5% दुनिया का आबादी भारत के पास है, यह डाटा आपको याद रखना है। फिर जनसंख्या में, जनसंख्या के दृष्टिकोण से आप देखें, अच्छा यह जो आपको प्रादेशिक जल सीमा, तो प्रादेशिक जल सीमा का निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर निर्धारित किया जाता है कि कोई भी देश किसी भी दूसरे देश की एकता अखंडता को खंडित न करे और उस जलीय क्षेत्र में जाके कोई आपको सैनिक गतिविधियां या जासूसी का काम आप नहीं कर सकते। एक और वह जो जल सीमा क्षेत्र निर्धारित किया गया है उसी सीमा में क्या होगा कि वह व्यक्ति वह देश क्या करेगा कि उस संसाधनों का दोहन करने का काम करेगा, जलीय संसाधनों का दोहन करने का काम करेगा। तो यह भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जनसंख्या, अभी जनसंख्या में हम लोग प्रथम पोजीशन, जैसा कि अभी करंट अफेयर्स चल रहा था यूएनओ रिपोर्ट के तहत कि 142 करोड़ प्लस हम लोग पार कर गए हैं चाइना को पीछे छोड़ते हुए। लेकिन 2011 सेंसस रिपोर्ट में देखेंगे तो हम लोग सेकेंड स्थिति में है, सेकेंड द्वितीय पोजीशन में है। राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित राज्य 8 है। यहां तक कि हमने आपको समझाने का काम किया था। क्षेत्रीय परिषद से आने से पहले हमने कहा कि आपको पर्वतीय क्षेत्रों का विस्तार 10.7, पहाड़ी क्षेत्र 18.6 है, पठारी क्षेत्र 27.7, मैदानी भाग हमारे पास 43% 0 है। अब हमने कहा कर्क रेखा, आपको पता ही है कि हमने पीछे भी बताया था कि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ये 8 राज्य कौन कौन है? तो ध्यान रखना है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम, यह ध्यान रखिए। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि वह झारखंड पीसीएस में आपको दिखाई पड़ेगा, एक बार पूछा था कि इसका कौन सा मतलब कर्क रेखा पे राजधानी है, तो बताना है कि आपको रांची, उसी रांची जो राजधानी है कर्क रेखा पर स्थित है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आप देखेंगे कि भूमध्य रेखा से कितना दूरी है हमारे पास। भूमध्य रेखा से भारत का मैप आपको दिखाई पड़ेगा कि 876 किलोमीटर दूर दिखाई पड़ रहा होगा। यहां तक के चीजों को समझते हुए फिर कहा कि कितने राज्य हैं जो आपको समय रेखा आईएसटी पर स्थित है, तो बताना है कि सर 5 राज्य आईएसटी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश, आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश का नैनी जगह है मिर्जापुर, वहां से प्रधान एवं उत्तर माना गया है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, 5 जो है समय रेखा पर स्थित है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यहाँ पे। ठीक है, यहां तक ध्यान दे लिए होंगे। अब पूछा है तेल शोधनशाला की संख्या 23 है। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितना है? 599। और बंदरगाह हमारे पास कितने हैं? बड़े बंदरगाह की संख्या आपको 13 है। यहां तक के लिए आपको समझ में आ गया होगा। अब छोटा सा भारत के प्रमुख प्रतीक की अभी चर्चा हम लोग कर ही लेते हैं। राष्ट्रीय पशु बाघ, पक्षी मोर है, पुष्प कमल है, राष्ट्रीय गान जनगण मन है, राजकीय भाषा आपका हिंदी है, राष्ट्रीय वाक हमारा सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय नदी आपको गंगा और भारतीय मुद्रा जो है रुपया। राष्ट्रीय विरासत पशु पूछ दे तो हाथी को बताइएगा।
राजकीय वृक्ष राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, चिन्ह हमारा अशोक स्तंभ, और राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, राष्ट्रीय लिपि देवनागरी, राष्ट्रीय ध्वज क्या है तिरंगा, और राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है डॉल्फिन। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव 2008 में घोषित किया गया था। तो यह डाटा हमको याद रखने की आवश्यकता है, ठीक है, यहां तक। और इसके जस्ट आगे आप देखेंगे हमने चर्चा किया है क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद, और क्षेत्रीय परिषद को हम लोग समझने का काम करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि भारत का जब हम लोग मूल्यांकन कर रहे हैं, भारत का क्षेत्रीय परिषद के बारे में जब मूल्यांकन कर रहे हैं, तो हम लोगों ने पाया कि इसका कंडीशन किस प्रकार का है, यहां तक हमने समझने का काम किया। अब क्षेत्रफल, अगर भारत के टोटल क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ दे तो बताना है कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। या देखिए ये डाटा भले ही ऐसे लग रहा होगा, अब यह पूरे विश्व को आप देखेंगे तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का जो हमारा एरिया है 2.4%। सोचिए कि 2.4% हमारे विश्व के भौगोलिक एरिया का मात्र हमारे पास है, और हम विश्व का लार्जेस्ट, सोचिए कि अभी यूएनओ का रिपोर्ट आया है कि जनसंख्या में हम लोग प्रथम पोजीशन ले लिए हैं। प्रथम पोजीशन में 142 करोड़ से अधिक जनसंख्या हो चुका है। अब सोचिए कि हमारे पास एरिया कितना कम है, 2. विश्व के पूरे क्षेत्रफल का 4%, यह बहुत कम है। और यहाँ इतने जब जनसंख्या होंगे तो क्या होगा कि संसाधनों के ऊपर धीरे धीरे क्या हो रहा है, दबाव बढ़ते जा रहा है। तो यह भी दिखाई पड़ेगा। अब विश्व की दृष्टि से भारत का पोजीशन क्या है, तो विश्व स्तर पे भारत का पोजीशन 7वां देश है। 7वें देश पे हम लोग 7वें देश पे हैं। अब कहा कि कुल जनसंख्या दिखाया गया है, तो कुल जनसंख्या 2011 सेंसस के देखेंगे तो विश्व की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या इंडिया में रहता है। तो विशाल, सोचिए कि 17.5% जनसंख्या भारत में है, तो बहुत बड़ा डाटा है। कितना समझ में आ रहा होगा। अब बात उठती है आगे, जब जनसंख्या की बात होगा, जनसंख्या चैप्टर में जब हम लोग देखेंगे तो देखने का काम करेंगे कि इस जनसंख्या का कैसे व्यक्ति संसाधन के रूप में प्रयोग कर रहा है। और जब तक भारत सरकार या राज्यों की सरकार इसको स्किलफुल मानव नहीं बना पाएगा, तब तक जनसंख्या भारत की अर्थव्यवस्था के लिए क्या होगा, वर्डन की स्थिति में होगा, दबाव की स्थिति में होगा। यहां तक बात समझ में आ गया होगा आपको। अब आया कि जनसंख्या के दृष्टि से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जनसंख्या के दृष्टि से भारत का क्या पोजीशन है, तो दूसरा पोजीशन था। अभी तो पहला पोजीशन आ गया नया, जो अभी देख रहे हैं यूएनओ का रिपोर्ट के हिसाब से। लेकिन अभी भी सेंसस रिपोर्ट के आधार पर चाइना के बाद हम लोग दूसरे पोजीशन लिए हुए हैं जनसंख्या के आधार पर। यहाँ पे राज्यों की संख्या 28 है, और यूटी राज्यों की संख्या 28 है। यूनियन टेरिटरी हमारे पास कितने हैं, 8 यूटी हैं। तो यह डाटा, छोटा छोटा डाटा आपको याद रखने की जरूरत है। अब बात आया कि हमारे टोटल भौगोलिक क्षेत्र का पर्वतीय क्षेत्र कितना है, तो 10.7%, पहाड़ी क्षेत्र है 18.6, और पठारी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, ये सब डाटा आपको दिखाई पड़ रहा है कि मैदानी इतना है। अब जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको दिखाई पड़ेगा कि पूछ दिया जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, एक क्वेश्चन। दूसरा कि वह कौन सा राज्य है जहां से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरता है, दूसरा क्वेश्चन। तो आप देखेंगे कि 8 राज्य जो है, 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, जिसमें आप गुजरात से शुरू करेंगे। गुजरात पहले देख लेंगे, गुजरात के जस्ट बगल में आपको राजस्थान दिखाई पड़ेगा, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। झारखंड में एक बार क्वेश्चन पूछा कि झारखंड में पूछा कि कर्क रेखा पर कौन सा शहर है, कर्क रेखा पे कौन सा शहर है। तो आप देख लीजिएगा भूगोल के मैप में जाके कि रांची जो है आपको कर्क रेखा पे आपको दिखाई पड़ेगा। रांची जो राजधानी है उसका, वह कर्क रेखा पे। तो यह भी क्वेश्चन झारखंड पीसीएस में पूछे गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम, उधर से आपको दिखाई पड़ा त्रिपुरा और मिजोरम। यह इतना 8 राज्यों को याद रखिए, इसी में से पूछ देगा, क्वेश्चन बना देगा। जो स्टेट पीसीएस लेवल का एग्जाम है, वनडे एग्जाम है, कि निम्नलिखित राज्यों में वो कौन सा राज्य है जहां से आपको कर्क रेखा नहीं गुजरती है, कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो यह आपको ध्यान रखने की जरूरत है। एक डाटा यह भी पूछा जा सकता है कि भारत का भूमध्य रेखा से कितना दूर है, दूरी कितना है भूमध्य रेखा से, यानी 0 डिग्री जो आपका है,
0 डिग्री से भारत का डिस्टेंस कितना है, तो बताना है कि सर 876 किलोमीटर दूर है। हम लोग 876 किलोमीटर दूर है। 876 किलो में 0 डिग्री लाइन से दूरी आपको 876 किलोमीटर दिखाई पड़ेगा। दूसरा कि समय रेखा आईएसटी जो क्षेत्र होता है वह कितने राज्यों में स्थित है। आपको यामोत्तर जो हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो टाइम जोन है वह कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो बताना है कि देखिए 5 राज्य हमारे ऐसे हैं जहां से आपको आईएसटी गुजरता है। तो कौन कौन? उत्तर प्रदेश, नैनी आपको पता ही होगा, या प्रधान यामोत्तर हम लोग मिर्जापुर के क्षेत्र को, नैनी हमारा जगह है वहां से शुरू होता है। तो उत्तर प्रदेश होगा ही, मध्य प्रदेश होगा, छत्तीसगढ़ होगा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। याद रखिए छत्तीसगढ़ उड़ीसा। कोई पूछ दे कि समय रेखा पर स्थित 5 राज्य, पूछेगा आपसे कि समय रेखा पर कितने राज्य स्थित है, तो आपको बताना है कि सर 5 राज्य है। पहला उत्तर प्रदेश बताइए, दूसरा मध्य प्रदेश बता दीजिए, तीसरा छत्तीसगढ़ बताइए, उड़ीसा बताइए और आंध्र प्रदेश बता दीजिए। इतने सारे राज्य आपके समय रेखा पर स्थित हैं, यानी कि 5 राज्य आपके समय रेखा पर स्थित है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कि आप डाटा आप याद कर चुके होंगे। ठीक है, अब कह रहा है अंतर्राज्यीय सीमा से जुड़े, जिसमें अंतर्राज्यीय एक राज्य दूसरे राज्य से जुड़ा हुआ है, यहाँ 18 दिखाई पड़ेगा। अब 18 के बाद तेल शोधनशालाओं की संख्या, तेल शोधन केंद्र की संख्या, अभी तक जो डाटा दिखाई पड़ रहा है इसमें 23 लिखे गए हैं। बड़े बंदरगाहों की संख्या कितना है? 13 है। और आपको बड़े बंदरगाह अभी लेटेस्ट बीपीएससी ने पूछा था, पीछे दो सेशन पीछे आपको दिखाई पड़ेगा बंदरगाह, टोटल बंदरगाहों की संख्या किसी न किसी एग्जाम में आपको दिखाई पड़ रहा है। तो यह डाटा आपको याद रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रमुख प्रतीक, छोटा छोटा देखिए, यह प्रतीक आपको लगता होगा कि क्या पढ़ा रहे हैं। यह एग्जाम में आप देखेंगे कि बीपीएससी इंटरव्यू में भी यहां से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर आपको छोटा सा चीज होता है, लेकिन आप देखेंगे कि आप सब कुछ जानता है कि प्लस माइनस में मिस्टेक होने से मैथ पूरा गलत हो जाता है, तो उम्मीद करेगा सामने वाला इंटरव्यूअर कि छोटा डाटा में आपको मिस्टेक ना हो, जो हम लोग को सबको जानना चाहिए। तो राष्ट्रीय पशु अगर आपसे पूछ दिया जाता है तो बाघ बता दीजिए, पक्षी में मोर है, पुष्प में कमल है, राष्ट्रगान आपको पता ही है, जनगण मन है, राजकीय भाषा हिंदी है, राष्ट्रीय वाक आपका सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय नदी आपका गंगा, भारतीय मुद्रा का जो है रुपया, और विरासत पशु, राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? हाथी है, राष्ट्रीय वृक्ष हमारा बरगद है, राष्ट्रीय चिन्ह आपको अशोक स्तंभ है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, लिपि देवनागरी, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, और राष्ट्रीय जलीय जीव। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? आपको 2008 में दिखाई पड़ा कि डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा या संघ सरकार के द्वारा। तो इतना डाटा आपको याद रखना चाहिए। अब इसके जस्ट नीचे आपके जस्ट नीचे दिखाई पड़ रहा है क्षेत्रीय परिषद। पहले तो आपको ध्यान रखना है कि क्षेत्रीय परिषद जो बना वह कैसे बना, क्यों बना, कौन कौन से क्षेत्रीय परिषद है, किस किस एरिया में है। तो ये सब डाटा आपको याद होना चाहिए, पूछा जा सकता है, या यूपीएससी भी पूछ सकता है पॉलिटी के दृष्टिकोण से, यूपी पीसीएस पूछ सकता है, बीपीएससी भी पूछ सकता है, अदर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको पता होगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में आपने सुना होगा। राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1955 में रिपोर्ट आने के बाद, फजल अली रिपोर्ट आने के बाद 1956 से कार्यरत हो गया, और इसी राज्य पुनर्गठन आयोग के साथ 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य बनाए गए थे। और इसी के तहत, राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत ही आप देखेंगे कि क्षेत्रीय परिषद बनाया गया है। तो आपको यहाँ दिखाई पड़ा पंडित नेहरू जी के बारे में लिखा हुआ है कि 16 जनवरी 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर अनुच्छेद 263 के अधीन, 263 के अधीन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 में 5 क्षेत्रीय परिषद, 5 कितने क्षेत्रीय परिषद हो गया? 5। अब यहां कह रहा है कि सांविधिक निकाय, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में स्थापित की गई थी। सांविधिक निकाय है यह, बात समझ में आ रहा होगा कि संविधान से इतर है ये, मतलब आपको संसद
के प्रोविजन के द्वारा या अध्यादेश के द्वारा इसको बनाया गया है। तो ये चीज ध्यान रखना है, कोई आपसे पूछ दे सीधा सीधा जवाब आपको देना है। पूछ दे आपसे क्षेत्रीय परिषद, तो क्षेत्रीय परिषद के बारे में बताना है कि देखिए क्षेत्रीय परिषद में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का योगदान है पहला। और इसे बनाया कैसे गया कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के भाग 3 के तहत आपको 5 क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया है और एक सांविधिक निकाय थी। ठीक है, यह आपको ध्यान रखने की जरूरत है यहां पे। अब यहां देखिए कि 26 जनवरी 2020 से 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य थे, जिनमें मुख्य रूप से 5 क्षेत्रीय परिषद, ठीक है, 5 क्षेत्रीय परिषद में इसको डिवाइड कर दिया गया, 5 क्षेत्रीय परिषद में बांटा गया है। अब इसमें देखेंगे पूर्वोत्तर राज्य, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट में असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड को क्षेत्रीय परिषद में शामिल नहीं किया गया है। आप गौर से समझिए कि पूर्वोत्तर के 7 ऐसे राज्य हैं जिसे क्षेत्रीय परिषद में शामिल नहीं किया गया है। पूर्वोत्तर राज्य विशेष समस्याओं को पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1972 के तहत गठित पूर्वोत्तर परिषद द्वारा हल किया जाता है। गौर से सोचने वाला बात है, आपसे पूछ दिया जाएगा कि वह कौन कौन से, यूपीएससी भी पूछ सकता है, यूपीपीसीएस पूछ सकता है, बीपीएससी भी आपसे पूछ सकता है और अदर एग्जाम एनडीए सीडीएस कहीं भी पूछे जा सकते हैं। क्योंकि अभी हाल में आपको गृह मंत्री की अध्यक्षता में क्षेत्रीय परिषद का सम्मेलन हुआ था, बैठक हुआ था, हमेशा होते रहता है। तो 5 क्षेत्रीय परिषद, तो आपसे पूछा जाए कि 5 क्षेत्रीय परिषद के तहत कौन ऐसे राज्य है कि इसमें सम्मिलित नहीं है और नहीं है, तो उनके लिए क्या विकल्प है। तो पहला आप बताएंगे या बताएंगी जवाब क्या होना चाहिए। पहला कि भाई देखिए 7 ऐसे राज्य हैं जहां पे क्षेत्रीय परिषद नहीं है। वह 7 राज्य है पूर्वोत्तर का, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड। इनके लिए ये क्षेत्रीय परिषद के मेंबर नहीं है। इधर वाला देखिए मैप को जरा सा कि क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन नहीं है। तो देखिए जरा ध्यान से, आपको दिखाई पड़ेगा असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ये जो हमारा एरिया है, ये मैप पर जरा देखा जाए, यह क्षेत्रीय परिषद का भाग नहीं है। यह है क्या, तो इसके लिए आपको दिखाई पड़ा कि 1972 में जो गठित है पूर्वोत्तर परिषद, क्या है, इसके लिए 1972 में गठित पूर्वोत्तर परिषद काम करता है। पूर्वोत्तर परिषद काम करता है, याद हो गया होगा। तो क्षेत्रीय परिषद में क्या है कि 7 ऐसे राज्य हैं जहां क्षेत्रीय परिषद से जुड़ा हुआ नहीं है। उसको 1972 में पूर्वोत्तर परिषद बना के उससे डील करने, उनकी समस्याओं को अलग तरीके से नेतृत्व करने का काम किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा डाटा है आपको। अब आपके बात आया कि सर कि कौन कौन से क्षेत्रीय परिषद है और कौन कौन से राज्य। तो पहला देखिए उत्तर, देखिए मानचित्र पर उत्तर क्षेत्रीय परिषद। तो उत्तर क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय होता है नई दिल्ली होते हैं। कहां पे, अब इसमें कौन कौन से है, तो 4 राज्य होगा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, और 4 केंद्र शासित राज्य है, यूटी 4 है। देखिए उत्तर क्षेत्रीय परिषद जो नई दिल्ली मुख्यालय है जिसका, उसमें 4 राज्य हो गया, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। और यूटी में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली। ये सारे कहां पड़ेंगे, उत्तर क्षेत्रीय परिषद में। तो यह याद रखने की जरूरत है मानचित्रावली में, पहला। दूसरा याद रखिएगा मध्य क्षेत्रीय परिषद। अब बीच में आ जाइए, मानचित्र के बीच में। अब चलना है कहां है आपको, प्रयागराज। उसका मुख्यालय, मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहां होगा, प्रयागराज। चलिए भाई ठीक है, अच्छा बात है। तो प्रयागराज में कितने राज्य आ जाएंगे मध्य क्षेत्रीय परिषद में, यहां आपके 4 राज्य आएंगे। तो कौन कौन, 4 राज्य में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ध्यान रखने की जरूरत है, 4 राज्य। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित राज्यों मध्य क्षेत्रीय परिषद में कौन से राज्य सम्मिलित नहीं है। आराम से क्वेश्चन बन सकता है। तो बता देना है कि आप चिंता मत करिए, 4 राज्य है इसमें, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से। तो उत्तराखंड से जोड़ लीजिएगा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, यहां से आप याद कर सकते हैं। अब आया पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद, पूर्वोत्तर तीसरा पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद। कोलकाता जाना है, कहां जाना है आपको,
मुख्यालय कोलकाता, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ होगा? कोलकाता होगा। अब इसमें भी 4 राज्य आते हैं, तो 4 राज्य में कौन कौन भाई? तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ हो गया? कोलकाता हो गया। और 4 राज्य बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इन 4 राज्यों को ध्यान से देखने की आवश्यकता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी आपके काम के डाटा था। अब आया कि पश्चिम क्षेत्रीय परिषद। पश्चिम जाना कहाँ है? मुंबई नगरी, माया नगरी। कहाँ जाना है आपको? मुंबई। समझ रहे होंगे ना? मुंबई कितना आपको मुंबई का महत्व जानते हैं, वह कमर्शियल राजधानी है। तो यहां जाइएगा तो यहाँ पे 3 दिखाई पड़ेगा, एक यूटी मिलेंगे आपको। तो 3 राज्य में कौन कौन है भाई? गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में पड़ेगा। गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में पड़ेगा। और यूटी में आपको दिखाई पड़ेगा दादर नगर हवेली और दमन दीव। दमन दीव, यह आपको याद रखना है कि दादर नगर हवेली और दमन दीव कहां पड़ जाएगा? तो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में पड़ जाएगा। छोटी सी बात है। अब आया कि दक्षिण क्षेत्रीय परिषद। कहां? दक्षिण क्षेत्रीय परिषद। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में 5 राज्य होंगे। कितने राज्य होंगे? दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में 5 राज्य होंगे। तो 5 राज्य में इसका मुख्यालय तमिलनाडु आपको दिखाई पड़ेगा, इस क्षेत्र में चेन्नई। इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और एक यूटी होगा। एक इसमें 5 राज्य और एक केंद्र शासित राज्य होंगे। तो केंद्र शासित राज्य में पुडुचेरी हो गया। यह ध्यान रखने की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक के बात समझ में आ रहा होगा? सब कुछ तो बताएं, लेकिन बात है कि सर सिक्किम को कहां रखे हैं? सिक्किम को कहां रखा गया है? अब देखिए लिखा हुआ है कि सिक्किम राज्य को दिनांक 23 दिसंबर 2002 को अधिसूचित पूर्वोत्तर परिषद संशोधन अधिनियम, पूर्वोत्तर परिषद संशोधन अधिनियम 2002 के तहत पूर्वोत्तर परिषद में शामिल किया गया है। अब आपसे पूछ देगा कि सिक्किम को कहां रखेंगे? तो सिक्किम को हम जो 72 वाला पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1972 के तहत और 2002 में उसे संशोधित किया गया था, फिर 23 में आपको संशोधित किया गया, 2002 में संशोधित किया गया। तो इसी में हम लोग क्या करेंगे कि रखने का काम करेंगे, सिक्किम को पूर्वोत्तर परिषद में रखने का काम करेंगे। अब ये क्या करता है क्षेत्रीय परिषद? तो इंटर स्टेट क्षेत्रीय परिषद में क्या होता है कि इंटर स्टेट क्षेत्रीय मुद्दा इसमें रखे जाते हैं। आपसी मुद्दा, आपस के जो नदी विवाद हो सकता है, कुपोषण हो सकता है, किसी राज्य के बीच इंटर कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कोई इशू चल रहा है, तो इन क्षेत्रीय समस्याओं को, विषमता, आय असमानता, ये सारे इशू को यहाँ पे चर्चा होगा। नदी जल बंटवारा से रिलेटेड बहुत सारे इशू आप देखेंगे जो सामाजिक आर्थिक क्षेत्रीय विकास को असंतुलित किए हुए हैं, उसको समाधान करने के लिए आपको दिखाई पड़ेगा कि यह सद्भावनापूर्ण केंद्र राज्य संबंधों का मंच उपलब्ध कराएगा। क्षेत्रीय परिषद अंतरराज्य जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उसको सॉर्ट आउट करने। अब जब केंद्र राज्य संबंध की बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको दिखाई पड़ेगा कि जो आप देखेंगे कि आगे आप जब कॉन्स्टिट्यूशन वाला एरिया पढ़ते हैं तो आपको पता होगा रणजीत सिंह सरकारिया आयोग, रणजीत सिंह सरकारिया आयोग। तो रणजीत सिंह सरकारिया आयोग का गठन आपको पता ही होगा 83 में 1983 में गठित किया था और 88 में, देखिए कई डाटा आपको 87 लिखेगा, लेकिन 1988 में क्या हुआ था कि सरकारिया आयोग ने सेंटर स्टेट रिलेशन केंद्र राज्य संबंधों पर अपना रिपोर्ट देते हुए बहुत मार्मिक तरीके से बताया था कि कैसे राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने के साथ साथ उनको संबंधों को केंद्र और राज्य के साथ कुल बेहतर अगर समन्वय बनता है तो भारत क्या होगा, सभी समस्याओं का समाधान करते हुए आंतरिक समस्या वो आगे बढ़ते चला जाएगा। तो यह भी रणजीत सिंह सरकारिया आयोग को भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे यहाँ तक के बात हमने आपको बताने का काम किया जो काम का चीज है। अब जरा मानचित्र को देखिए। अब जाइए घूमने के लिए, जम्मू कश्मीर से शुरू करिए, यह यूटी हो गया है 2019-20 में ही, आपको पता होगा। लद्दाख, अच्छा लेह लद्दाख, लद्दाख की राजधानी लेह है, आपको पता ही होगा। अभी समाचार में था लिथियम, तो आपको पता होगा कि सबसे अधिक अभी लद्दाख के क्षेत्र में लिथियम मिला है। लिथियम हमारे पास था नहीं लेकिन मालामाल हो गए हैं। 1 नंबर पे लिथियम अगर आप देखेंगे तो लद्दाख वाला एरिया में। दूसरा जो न्यूज है छत्तीसगढ़ को याद रखिएगा, यहां से भी लिथियम का काफी मात्रा में भंडार मिला है। तो आप देखिए थोड़ा घूमना भी जरूरी है आपको। अब लेह लद्दाख देख लिए, जम्मू कश्मीर चले गए, फिर आप देखें कि शिमला जाइएगा तो हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश अगर आप जा रहे हैं तो इसका 2 राजधानी दिखाई पड़ेगा, एक तो शिमला दिखाई पड़ेगा और दूसरा
शीतकालीन राजधानी धर्मशाला दिखाई पड़ेगा। तो आप क्या करिए, घूमिए, घूमने से भी कई सारे आपको नॉलेज में वृद्धि होगा। भारत को आप देख लेंगे, जब भी कभी फ्री हो जाइए तो अपने मित्रों के साथ टाइम बनाइए कि भाई 2 दिन में हिमाचल घूम लेना है, 4 दिन में उत्तराखंड देख लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप जस्ट आएंगे तो पश्चिम साइड में, पाकिस्तान के साइड में आप दिखाई पड़ा पंजाब। पंजाब, तो पंजाब जो है, पंजाब आप देखिए तो पंजाब का कैपिटल आपको पता ही होगा। पंजाब और हरियाणा का जो कैपिटल एक ही है, चंडीगढ़, और चंडीगढ़ यूटी में भी आता है, यहाँ पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है। फिर आप यहाँ पाकिस्तान से, जब आप पाकिस्तान के तरफ हैं तो आप ठीक देखिए वहां पे हरियाणा देख रहे हैं, दिल्ली हरियाणा देख रहे होंगे, और उस तरफ आप चाइना, दिल्ली हरियाणा पहले इधर ही देख लीजिए, दिल्ली हरियाणा, राजस्थान देखेंगे, राजस्थान घूम लीजिए, जयपुर चले जाइए, पिंक सिटी देख लीजिए। उसके बाद आप वहीं से आपको गुजरात आ जाना है। गुजरात जब आएंगे तो गुजरात में आपको गांधीनगर, आपको पता ही है गुजरात गांधीनगर, यहाँ आप देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे यूटी में आपको दिखाई पड़ेगा, गुजरात के हिस्सा में ही आप देखेंगे तो दमन आपको दिखाई पड़ेगा। दमन कोई दिक्कत नहीं है, दमन और दीप ये वाला एरिया दिखाई पड़ेगा, दीप यहाँ है, दमन और दीप देख सकते हैं। अब फिर भारत पे देखिए, प्यारा भारत पे, भारत प्यारा भारत को जब मूल्यांकन करते हैं तो कितना मजा आता है, क्योंकि यही तो आपका जान है, यही तो आपका अभिमान और स्वाभिमान है, क्योंकि इसके बिना तो सब कुछ बेकार है। भारत, भारत से जानते ही हैं कि, और इसी भारत के लिए, इसी भारत को समृद्ध और सशक्त मजबूत बनाने के लिए आप यूपीएससी या यूपीपीसीएस, एनडीए, सीडीएस जो भी कर रहे हैं, या इसी भारत को मजबूत और समृद्ध बनाने के लिए आप कंटिन्यू रात दिन मेहनत कर रहे हैं। लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी से लेके रूम में, जहां आपको मिल रहा है कि किसी तरीके से हम जब मजबूत हो जाएंगे, एक बेस्ट नागरिक बन जाएंगे, एक ऑफिसर बन जाएंगे, तो भारत तो निश्चित है कि अपने आप समृद्ध और सशक्त होते हुए आगे बढ़ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ की बात आया तो फिर आप दिल्ली, पता ही है कि मुखर्जी नगर आप देख रहे हैं, दिल्ली, दिल्ली मुखर्जी नगर और करोल बाग, ये सब हब है आपको यूपीएससी, पीसीएस, वनडे सभी एग्जाम के लिए, आप समझ रहे होंगे। तो उधर से अब इधर हम लोग देख लिए हैं। चलिए अब आपको थोड़ा सा, आपको चाइना के तरफ ले चलते हैं। चाइना की तरफ जाएंगे तो देहरादून उत्तराखंड वाला एरिया है, यह भी आपको दिखाई पड़ेगा, जरा इसको भी देख लीजिए, घूम लीजिए। फिर आपको पता है कि बिना यूपी बगैर यूपी, आप जो जानते ही होंगे कि बिना बिहार यूपी जीते दिल्ली को नहीं जीता जा सकता। और एक चीज, जिसने दिल्ली को जीता है उसने संपूर्ण भारत को जीता है। तो आपको पता होगा कि आप जब मुखर्जी नगर में बैठे हैं या करोल बाग में बैठे हैं या किसी भी केंद्र में बैठे हैं, तो आप दिल्ली जीत लिए तो निश्चित है कि यूपीएससी को भी जीत लेंगे, आसानी से मिल जाएगा यूपीएससी। लेकिन हाँ, एक आपको स्मार्ट तरीके से आपको कंटिन्यू काम करने की आवश्यकता होती है, और उसको उम्मीद करूंगा कि आप सब काम कर रहे होंगे, चाहे वो अब 14 मई हो या 28 मई हो, आप रात दिन एड़ी चुटी लगाए होंगे कि इस बार रिजल्ट तो होना ही है और होना ही चाहिए। बात समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। एक दूसरा कि चलिए भाई यूपी भी हम देख लिए हैं, लखनऊ बाबा का क्षेत्र में घूम रहे हैं आप लोग। उसके बाद आप देखिए, लखनऊ के बाद चले जाइए, घूमते घूमते आपको क्या करना है कि आप अभी घूमिए प्रायद्वीपीय भारत के ऊपरी हिस्सा में, ठीक है। फिर आप मध्य प्रदेश चले आइए, भोपाल उसकी राजधानी हो गया। उसी के नीचे जब देखेंगे छत्तीसगढ़, रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ हो गई, रायपुर हो गई। जब ऊपर में ही हम थे तो आपको अभी हम घुमा रहे हैं कि पटना भी देख लीजिए। पटना आपको पता ही है कि पटना जो है शेरशाह, इसने शेरशाह इस सिटी को क्या किया, पटना नाम दिया था। आपको 1541-42 का समय है। उसके बाद झारखंड 2000 में बना, तो यह रांची आप दिखाई पड़ा। चलिए यहाँ तक आप घूम चुके हैं, यहाँ तक देख चुके हैं। देखने के बाद आपको पश्चिम बंगाल जाना है। चलिए पश्चिम बंगाल भी गए, कोलकाता देख लिए, पश्चिम बंगाल आप देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल जब देखेंगे तो यहाँ से आप फिर अभी आप नीचे ही आइए, अभी पूर्वी सेवन सिस्टर के एरिया में आपको जाना नहीं है, अभी यहाँ रहिए। फिर वहां से आप भुवनेश्वर चले आए, उड़ीसा, भुवनेश्वर भी घूम लिए। चलिए सर कोई बात नहीं, अभी देख चुके हैं। भुवनेश्वर अगर घूम लिए हैं तो आप क्या करिए कि सीधा चलाइए, वहां से आपको आना कहाँ है कि आप देखेंगे कि नीचे चले, कोस्टल एरिया में ही आपको आंध्र प्रदेश अमरावती, तेलंगाना होते हुए तेलंगाना भी देख लीजिए, हैदराबाद, फिर जस्ट बगल में आपको महाराष्ट्र दिखाई पड़ेगा। यह सब देखते चलिए, छोटा छोटा मैप है। तो इसके साथ साथ आप देखेंगे उससे नीचे गोवा हो गया,
फिर कर्नाटक हो गया, कर्नाटक देखेंगे। अच्छा, आपसे कोई पूछ दे पांडिचेरी, तो पांडिचेरी में आपको दिखाई पड़ेगा कि आप देखेंगे कि यह जो यूटी है, तो यूटी में पांडिचेरी जो यूटी है इसमें देखेंगे यनम एक दिखाई पड़ा, दूसरा चार चीज आपको दिखाई पड़ेगा, पुदुचेरी यह भी दिखाई पड़ेगा, तीसरा कराईकल, और चौथा माहे। माहे सब मिला के पांडिचेरी बनता है, सब मिला दीजिएगा चार चीज तब जाके आपको पांडिचेरी। तो यनम जो आपको दिखाई पड़ रहा है यह आंध्र प्रदेश के हिस्सा में दिखाई पड़ेगा, और पुडुचेरी जो है आपको तमिलनाडु के क्षेत्र में, और यहाँ पे आपको कराईकल भी तमिलनाडु के क्षेत्र में। लेकिन माहे को देखिएगा तो केरल वाला क्षेत्र में दिखाई पड़ेगा, केरल वाला क्षेत्र में आप देख सकते हैं। चारों को मिलाएंगे तो पांडिचेरी का निर्माण हो जाता है। यहाँ तक बात समझ आ रहा होगा। और दिल्ली और पांडिचेरी के पास अपना विधानसभा है, ये भी आपको पता होगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक बात समझ में आ गया। चलिए, अब हम तमिलनाडु भी देख लिए हैं, केरल भी देख लिए हैं। जब सब कुछ देख चुके हैं तो आपको देखना क्या है कि भाई और लक्षद्वीप को भी देखिए लीजिए, लक्षद्वीप को भी देख लीजिए। तो लक्षद्वीप कम से कम 460 किलोमीटर या लगभग 500 के आसपास में, जैसा कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बताता है कि यह डिस्टेंस है। केरल तट से लक्षद्वीप को आप यहां जा सकते हैं। और 8 डिग्री चैनल जो है यहाँ पे मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में 8 डिग्री चैनल आपको दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं। दूसरा तरफ आप जाएंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिखाई पड़ेगा, बंगाल के खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे अभी न्यूज में था कि 21 जो द्वीप है इसके, इस द्वीप को क्या किया गया है कि इस 21 द्वीपों को आप देखेंगे, इस 21 द्वीपों के जो हमारे शहीद हुए हैं लोग, उन्हीं के नाम पर 21 द्वीपों को अलग अलग शहीद होने वाले व्यक्ति के नाम से इसे रख दिया गया है। तो आप यहाँ भारत को आप ओवरव्यू कर रहे थे। भारत के साथ साथ अब हम कहें कि अच्छा चलिए, अब भारत आप देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपको पड़ोसी तो देखना ही है, बंगाल की खाड़ी देख रहे हैं, अरब सागर देख रहे हैं। तो हमने कहा सिक्किम, सिक्किम जब जाएंगे तो आप यहाँ पे भी न्यूज में चर्चा था नाथुला दर्रा, नाथुला, क्योंकि यहाँ भूस्खलन हुआ था, समझ में आ रहा होगा, यह चर्चा में था। तो आप देखेंगे लगभग 15,000 समुद्र तल से 15,000 किलोमीटर जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है नाथुला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यह भी आपको दिखाई पड़ेगा। अब चलिए सीधा अब 7 सिस्टर स्टेट में। आज जो न्यूज में था, आप न्यूज देखेंगे चिकन नेक के बारे में, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में, चिकन नेक का चर्चा। ये जो है यह आपको यहाँ देखेंगे कि बांग्लादेश की एरिया वाला जो देखेंगे, यह सिक्किम के आसपास में सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास में आपको चिकन नेक दिखाई पड़ेगा। जो अगर यहाँ पे चाइना पहुंच गया तो क्या होगा कि यह 7 सिस्टर हमारे मानचित्र से कुछ समय के लिए अलग हो जाएगा, कट जाएगा। इसलिए बांग्लादेश ने कहा है कि आप हमारे बंदरगाह का यूज आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यह न्यूज काफी आपको, क्योंकि इसका 20 किलोमीटर 60 किलोमीटर और 20 किलोमीटर के रेंज है लंबाई चौड़ाई में चिकन नेक के बारे में। क्योंकि इसलिए भारत सरकार यहाँ काफी सतर्क रहती है। डोकलाम वाला एरिया आप देखे होंगे कि काफी विवाद बना हुआ था। तो सिक्किम से जब आगे आप बढ़ते हैं तो आप देख पाएंगे कि असम भी हो लीजिए, ठीक है भाई, असम हो लिए। ऊपर अरुणाचल प्रदेश, तो अभी अरुणाचल प्रदेश में आपको दिखाई पड़ेगा कि जस्ट अंतिम गांव के, अभी आपके गृह मंत्री साहब अंतिम गांव जो है, वहां अंतिम गांव हम लोग कहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अंतिम गांव नहीं है, यह प्रथम गांव है, क्योंकि यह प्रथम गांव है। इसका चर्चा आपको हुआ था। अरुणाचल घूम लिए, नागालैंड देख लिए, नागालैंड, अभी मणिपुर चर्चा में है। मणिपुर में आपको दिखाई पड़ेगा कि काफी हिंसात्मक घटनाएं अभी जस्ट न्यूज में लगातार बना हुआ है। तो अगर आप भारत के भूगोल को अच्छे से देखे रहेंगे तो जितने करेंट भारत से बनने वाले होंगे आप आसानी से डील कर सकते हैं, आसानी से उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मणिपुर अभी काफी चर्चा में है, तो इसलिए इस पे आपको फोकस रखना चाहिए। जब आएगा तो हम बताते चलेंगे। फिर आया नीचे, आप देखेंगे मणिपुर के जस्ट नीचे आपको दिखाई पड़ेगा मिजोरम, देख रहे हैं, मिजोरम के जस्ट बगल में त्रिपुरा देख पा रहे हैं, और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। तो हमने एक ओवरव्यू निकालने का काम किया है।
यहां तक की बात हमने आपको समझाया, ठीक है। अब देखते हैं कि मानचित्र में कि हिमालय क्षेत्र में टोटल 11 राज्य स्थित हैं। पूछ देगा कि हिमालय क्षेत्र में कितने राज्य स्थित हैं, तो आपको बताना है कि सर टोटल 11 राज्य है। पंजाब, सिक्किम, पंजाब के बाद हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ठीक है। और हिमालय क्षेत्र में 2 यूटी आपका है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यह भी ध्यान रखने का जरूरी है। अच्छा, इसी में जो हम लोग क्षेत्रीय परिषद का जब चर्चा कर रहे थे, हमने कहा कि क्षेत्रीय परिषद के बारे में पूछे तो आपको बताना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के भाग 3 के द्वारा गठित किया गया था। तो इस गठन में क्या क्या होता है कि आप देखेंगे, गठन करने का काम इसमें राष्ट्रपति का होगा, लेकिन क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता पूछ दे तो केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किया जाता है। अध्यक्षता, बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? केंद्रीय गृह मंत्री करेंगे, एक लाइन। और इसमें सदस्य में राज्यों के मुख्यमंत्री और 2 मंत्री प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद के सदस्य होते हैं। 2 मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होंगे। अध्यक्षता कौन करेगा? केंद्रीय गृह मंत्री। एक गठन का बात, पावर की बात है, क्षेत्रीय परिषद के गठन की बात कर दे तो आपको बताना है कि गठन का पावर जो है राष्ट्रपति के पास है, एक। दूसरा कि अध्यक्षता करने का काम कौन करेगा? तो आप सीधा बताइएगा कि भारत के गृह मंत्री करेंगे। और इसके सदस्य क्या बात कहेगा तो आप बता दीजिएगा कि इसमें मुख्यमंत्री होंगे और 2 मंत्री सदस्य होते हैं। इतना आपको ध्यान रखना चाहिए। अब कड़ा है कि केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के भी 2 सदस्य होते हैं। यहां पे आपको ध्यान रखना है। अब तक 126 बैठक हो चुका है। अब तक टोटल 126 बैठक हो चुका है। अब आया कि कुछ राज्यों की राजधानी देखा जाए। 5 ऐसे राज्य हैं जिसकी राजधानी इसमें चर्चा किया गया है कि 2-2 राजधानी दिखाई पड़ेगा। तो जम्मू कश्मीर को देखेंगे तो जम्मू कश्मीर जो यूटी हो गया है, एक तो श्रीनगर ग्रीष्मकालीन और जम्मू इसका शीतकालीन राजधानी है। तो एक ध्यान रखिएगा, जम्मू यूटी का 2 राजधानी है, श्रीनगर ग्रीष्मकालीन और जम्मू आपका शीतकालीन, एक ध्यान रखना है। ठीक इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश का मेन राजधानी शिमला है, लेकिन शीतकालीन राजधानी कोई पूछ दे तो क्या बताना है कि धर्मशाला है, यह भी ध्यान रखिएगा। तीसरा, आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो 3 दिखाई पड़ेगा। आंध्र प्रदेश में 3 कौन कौन भाई? अमरावती विधायी राजधानी और विशाखापत्तनम कार्यकारी है और कुर्नूल न्यायिक राजधानी। कुर्नूल न्यायिक राजधानी आंध्र प्रदेश में। देखिए आप, अब एक छोटा सा डाटा आपको कभी भी इंटरव्यू में, पीटी में फंसा सकता है। अगर आप सक्रिय और एक्टिव नहीं है, आंध्र प्रदेश से पूछ देगा, जल्दी में पूछ देगा कि आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी के बारे में बताइए। तो अमरावती बताना है कि विधायी राजधानी है, एक। दूसरा, विशाखापत्तनम क्या है? कार्यकारी है, दूसरा। तीसरा, कुर्नूल क्या है कि न्यायिक राजधानी। यह तीनों चीज आपको याद रखना चाहिए। महाराष्ट्र में देखेंगे तो इसका मुंबई ग्रीष्मकालीन और नागपुर शीतकालीन, ठीक है, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। उत्तराखंड में आपको देहरादून आपको दिखाई पड़ेगा मेन राजधानी, लेकिन गढ़सैन जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी है, यह आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। अब आया है कि उत्तर क्षेत्रीय परिषद में शामिल 4 राज्य और उसकी राजधानी देखते चलिए। 4 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तर क्षेत्रीय परिषद में पहला हमने कहा कि उत्तर क्षेत्रीय परिषद की जो मेन राजधानी कहाँ होगा? दिल्ली होगा। कहाँ होगा? दिल्ली होगा। इसमें 4 राज्य और इसकी राजधानी लिखा गया है। तो आपको पता है हिमाचल प्रदेश में शिमला, पंजाब चंडीगढ़ है, हरियाणा चंडीगढ़ और राजस्थान, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मध्य क्षेत्रीय परिषद में देखेंगे तो हमने कहा प्रयागराज, यहाँ पे हमने कहा, यहाँ पे देखिए उत्तराखंड देहरादून, उत्तर प्रदेश लखनऊ, मध्य प्रदेश भोपाल और छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर। यह छोटा सा आपको डाटा था। क्षेत्रीय परिषद, आपको पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में 4 राज्य शामिल है, तो इसका राजधानी हमने कहा पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की कोलकाता है। कहाँ पे है? कोलकाता है। तो कोलकाता है तो इसमें कौन कौन राज्य? तो पश्चिम बंगाल देखिए, बिहार, पटना, रांची और भुवनेश्वर, ये 4 राज्य, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फिर आया पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में 3, तो इसका कहाँ है भाई पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद? तो मुंबई है। कहाँ पे है? मुंबई है। यहाँ पे हमने बताया था गुजरात गांधीनगर, महाराष्ट्र मुंबई, गोवा पणजी, ठीक है। 5वां आपको क्षेत्रीय परिषद में आपको दिखाई पड़ा 5 राज्य है, तो इसका हमने बताया, कहाँ बताया था आपको? चेन्नई। कहाँ बताया था?
चेन्नई। कहाँ बताया था कि इसका मेन जो राजधानी हो गया, क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ हो गया, चेन्नई हो गया। तो चेन्नई में देखेंगे तेलंगाना है, तेलंगाना हैदराबाद, आंध्र प्रदेश अमरावती, तमिलनाडु चेन्नई, कर्नाटक बंगलुरु और केरल तिरुवनंतपुरम, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ा। पूर्वोत्तर राज्य में 8 शामिल है, तो जरा इसको देख लीजिए। पूर्वोत्तर राज्य में तो सिक्किम का राजधानी आपको पता ही है, गंगटोक है। असम दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, नागालैंड कोहिमा, मणिपुर का इम्फाल, मिजोरम आइजोल, त्रिपुरा अगरतला और मेघालय का शिलोंग। यह आपको ये छोटा सा डाटा है, यहाँ से आपको पूछने की चांस नहीं होता है, लेकिन क्या होता है कि पूर्वोत्तर राज्य में शामिल 8 राज्य, और अभी आपको जो न्यूज चल रहा है मणिपुर का, वहां से हो सकता है उसका भूगोल पूछ दे, उसका जनजाति पूछ दे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मानचित्रावली का अध्ययन बेहतर से करना आपको आवश्यक है, जिससे क्या होगा कि आपका मैप मजबूत होते चला जाएगा। आप यहाँ के, अगर भूगोल आपका टाइट है बंधु, तो आपको ध्यान रखना है कि भूगोल जिसका बढ़िया है उसका पॉलिटी अच्छा से समझ में आ जाएगा, उस एरिया का इकोलॉजी अच्छा समझ में आ जाएगा, उस एरिया का इन्वायरमेंट अच्छा समझ में आ जाएगा, उस एरिया का आपको वर्षा का कंडीशन क्या होगा, और जो वर्षा के हिसाब से एग्रीकल्चर किस प्रकार का होगा। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ या फिर समझा रहा हूँ कि भूगोल पर अच्छी पकड़ आपकी होनी चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे क्लियर हो गया। चलिए, यहाँ तक के बात अगर आप समझ गए हैं तो हम बात करते हैं आगे। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछ दे कि बांग्लादेश, यहाँ देखिए ये बांग्लादेश, तो बांग्लादेश से कितने राज्यों का सीमा लगता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो पता चल जाएगा कि बांग्लादेश से किससे किससे लगता है। एक तो पश्चिम बंगाल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। दूसरा, पश्चिम बंगाल के बाद आपको दिखाई पड़ा, इधर जब चलेंगे तो मिजोरम आपको दिखाई पड़ रहा है, त्रिपुरा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेघालय दिखाई पड़ रहा है, यहां तक बात समझ में आ रहा होगा। आप असम दिखाई पड़ रहा है। तो यह भी आपको देखने की जरूरत है कि बांग्लादेश से लगने वाले किन राज्यों का सीमा लगता है और किन राज्यों का सीमा नहीं लगता है। बात समझ में आ रहा होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि बांग्लादेश से किन किन राज्यों का सीमा लगता है। एक छोटा सा थोड़ा सा डाटा था, तो आप मानचित्र को देखेंगे तो यहां से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह आपका मानचित्रावली पर हम लोग भारत को अभी देखने का काम कर रहे हैं। अब देखिए, यूटी का राजधानी, यूटी भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश और उसकी राजधानी। कई बार आपको अभी पता ही नहीं चलेगा कि यूटी कितना हो गया। बात समझ 28 राज्य और 8 यूटी हो गया। तो आपको देखिए कि लद्दाख, तो लद्दाख का राजधानी कहाँ हो जाता है, लेह हो जाता है। दूसरा, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर आपको पता ही होगा, दिल्ली तो पता ही है, चंडीगढ़ भी पता ही होगा, 4 तो आराम से समझ में आ रहा होगा। पुदुचेरी तो पुदुचेरी ही है। लक्षद्वीप का कवारती आपको पता है, कवारती यह भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अंडमान निकोबार का देखेंगे तो अंडमान निकोबार को अब देखिएगा तो आपको पोर्ट ब्लेयर, आप उतरी नॉर्थ, पोर्ट ब्लेयर है कहाँ, तो देखिए पोर्ट ब्लेयर नॉर्थ अंडमान निकोबार में दिखाई पड़ रहा है। यह भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, यह भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो छोटा सा डाटा होता है, अब आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अब दादर नगर हवेली और दमन दीप, दादर नगर हवेली और दमन और दीप, देखिए यह वाला दादर नगर हवेली और दमन दीप, सबका राजधानी कहाँ हो जाता है, तो दमन होता है। कहाँ पे होगा, दमन में होगा। तो आपको ध्यान रखेंगे तो 8 राज्यों की जो राजधानी है वो आसानी से, सॉरी यूटी का राजधानी आपको याद रहेगा। तो यह था आपको पहला चैप्टर हम लोग इसका देख रहे हैं, मानचित्रावली, भारत क्षेत्रीय परिषद के मानचित्रावली के अध्ययन के तहत। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करूंगा कि आपके लिए। और एक चीज और कि जब आप लोग सुन रहे हैं यूट्यूब पर केबीसी नैनो पब्लिकेशन को, तो उसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बच्चों को प्रमोट करें और शेयर करने का काम करें। और इससे क्या होगा कि ज्योग्राफी धीरे धीरे आपका ठीक होते चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक की बात समझ में आ गया होगा, ठीक है।